आपकी मैम क्लास भेजनी पड़ती है क्या आपको? डेली यूट्यूब का लिंक आता है ना आप लोगों के पास? यूट्यूब का लिंक यूट्यूब में आप देख सकते हैं डेली के डेली। अच्छा क्लास, आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में अब मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ओके। सेक्शन आज भी मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि दो सेक्शन एक साथ कंबाइन होके क्लासेस चल रही हैं, तो क्लास प्लीज मेंशन योर सेक्शन, ठीक है? अटेंडेंस के साथ नाम के साथ आगे क्लास भी मेंशन, सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा। ओके क्लास, आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। लास्ट यूनिट्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। जो हम अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में वो कितना ग्रो हो जाएगा, या फ्यूचर में अगर हमें इतना पैसा रिसीव हो जाए तो अभी हमें हमारे पास कितना हम अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे, फिर एन्युटीज रेगुलर पेमेंट्स वाली बात करी थी, जो ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू की बात करी थी हम लोगों ने। तो लगभग हम लोगों ने काफी सारी डिस्कशंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक टर्म्स थे हम लोगों ने उन पर सब पर डिस्कशन किया। ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, तो ये सारा का सारा हमारा यूनिट 1 का पार्ट था। अब हम लोग आज से अपनी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग, डेफिनेशन और नीड और एसेंशियल्स। एक अच्छी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जरूरी है। तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा भी आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेग्रीगेटेड पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें डेट्स दिख रही हैं, प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं और स्टॉक्स दिख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है, ठीक है? तो ये अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है? तो अब हम लोग आज इसी बारे में बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना क्यों जरूरी होता है, ठीक है? जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है, काम करती है, इनिशियल लेवल पे जब वो स्मॉल होती है तो अपने इंटरनल सोर्सेस से पैसा इकट्ठा कर लेती है, ठीक है? कैपिटल की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को होती ही है, चाहे वो एक्सपेंशन करी हो, चाहे वो इनिशियल स्टेज पर हो, स्टार्टिंग कर रही हो। तो बेसिकली जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तब तो छोटी होती है, स्मॉल फॉर्म होती है, ठीक? तो वो क्या करती है, अपने इंटरनल सोर्सेस से वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक? उनको शेयर डिबेंचर्स नहीं लेने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा ग्रो करने लगती है तो उसको कहीं ना कहीं और सोर्सेस की जरूरत होती है जिससे वो फंड्स एक्वायर कर सके, तो वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब क्योंकि ऑब्वियसली जब बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और फिर और एक परमानेंट हमारे पास बर्डन आ जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है कि हमें परमानेंट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोन पे तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है? फिर जब वो कंपनी और ग्रो करती है और थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब फिर बोलती है कि भाई अब हम शेयर्स भी बांटते हैं। और शेयर्स पहले भी शेयरिंग रहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्म पार्टनरशिप में है तो दो पार्टनर्स या तीन या चार जो भी हैं तो आपस में उनकी शेयर्स रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, कंपनीज शेयर्स इशू करती है। अब वो शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को, जो और उनके स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी वो शेयर्स देते हैं। कोई भी उनके शेयर्स जब वो पब्लिकली ऑफर करते हैं तो कोई भी शेयर खरीद सकता है। अब शेयर में क्या होता है कि शेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कई शेयर ऐसे होते हैं जिनमें वोटिंग राइट होता है, यानी कंपनीज के अलग अलग मेजर जो डिसीजंस होते हैं उनमें आपको शेयर होल्डर्स में मीटिंग में बुलाना पड़ता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपलसरी मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें कंपनी का सीए, कंपनी का जो कहा जाए लॉयर्स होते हैं, कंपनी के सारे इस तरह के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में और थिंक टैंक का काम करते हैं, तो उन सबको बुलाया जाता है। उसी जगह जो इतने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनको वोटिंग राइट्स होता है या जिनके पास अथॉरिटीज रहती हैं ज्यादा,
प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, उन्हें भी बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो भी सुनना चाहते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने पैसा लगाया है वो कैसे काम कर रही है, कहीं वो डाउनफॉल तो नहीं स्टार्ट हो गया है, कहीं उसके मेजर एक्शंस ऐसे तो नहीं है जो आगे जाके फ्यूचर में उनको फंसा दे, क्योंकि भाई उन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजों के लिए एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना, एक अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। हमको ये पता होना चाहिए भाई, हम ज्यादा शेयर्स में ना इन्वेस्ट कर दें, ज्यादा डिवेंचर्स में ना इन्वेस्ट कर दें, या ज्यादा लोन ना ले लें, या हम दूसरी कंपनी, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करती ही है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम दूसरी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी रिलायबल है कि नहीं है, वो भी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो हम लोग पहले कुछ स्टार्टिंग की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज्यादा हेल्प करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग एक लेमैन की भाषा में समझे, लेमैन की टर्म समझे, तो जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो जनरली बात करी जाती है डेट्स एंड इक्विटीज। ठीक है, यानी शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, और दूसरी बात करी जाती है डिबेंचर्स की। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, जो एक तरीके से लोन होते हैं, कंपनी छोटे छोटे लोन बांटती है और लोगों को उस पर कंपलसरी एक इंटरेस्ट रेट मिलता ही मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में मिलता है, क्योंकि एक तरीके से वो कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है, और जो एंड में बचता है, जो आपके शेयर्स की वैल्यू, जो आपकी कंपनी की वेल्थ बढ़ती है और आपके शेयर की जो वैल्यू बढ़ती जाती है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं द टर्म स्ट्रक्चर मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेस, जिसपे आपकी कैपिटल खड़ी हो पाए। ठीक है, तो सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल from different sources so that the long term funds needed for the business are raised। ठीक है, और डेट्स और इक्विटीज को लॉन्ग टर्म फंड्स ही बोला जाता है। जो हम बैंक से लोन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन डेट्स और इक्विटीज की जब भी बात होती है उनको हम लॉन्ग टर्म में काउंट करते हैं। फिर हमारे जस्ट एंड बर्ग साहब हैं, इन्होंने भी कुछ बोला है। Capital structure of a company refers to the makeup of its capitalization and it includes all long-term capital resources which are loans, reserves, shares, bonds। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आपको अलग सा दिख रहा है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मीन्स होता है जब हम अपनी एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म एसेट्स की के ऊपर भी हमें लोन्स मिल जाते हैं और एसेट्स से हमें बेनिफिट भी मिलती है। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में उन एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के रिसोर्सेज को हमारे बढ़ाते हैं। ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इनका कहने का मतलब है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा लोन्स, रिजर्व, शेयर्स, बॉन्ड पे बेस होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। आगे बोला जा रहा है, जॉन एच हैम्पटन साहब हैं, इन्होंने वो बोला है, इनका कहने का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी securities that comprise a firm's financing of its assets। इन्होंने सीधे सीधे तौर पे बोल दिया है कि जो कंपनी के अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी डेट और इक्विटीज पे बेस होता है। ठीक, वैसे तो देखो, जब भी हम लॉ की बात करते हैं, जब भी हम लोग थ्योरीज की बात करते हैं, तो हमेशा हम कुछ चीजों को कहते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, या कुछ चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं, तभी थ्योरी प्रोपाउंड हो पाती है, तभी थ्योरी बन पाती है। सेम इसी तरह अगर हम लोग एक थ्योरी के बेस पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो और रिजर्व्स हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे सोर्सेज हैं, हम रिजर्व्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजर्व्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोन्स जो हम बैंक से लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारे पास और फंड्स हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं डेट और इक्विटी के रेशियो की।
तो जॉन साहब का कहने का मतलब है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सिक्योरिटीज हैं, जिसमें डेट और इक्विटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे कंपनी को फ्रूटफुल हेल्प करे, जो हमारी कंपनी को मदद करे एक्सपेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फोकस किस पे है? सिर्फ डेट और इक्विटी पे। और जो इससे पहले हमारे जस्टिन साहब ने बोला था, इन्होंने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबकी बात करी थी। उन्होंने बोला था कि जितने भी लॉन्ग टर्म हमारे पास सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन हैम्पटन साहब का ये कहने का मतलब है कि जो हमारी डेट्स और इक्विटीज की जो सिक्योरिटीज हैं, ये हमारे फर्म को फाइनेंस करती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आई एम पांडे साहब ने ये क्या कहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स such as debentures, long-term debts, preference shares, capital, and equity share capital, including reserves and surplus. इन्होंने भी सारे जितने भी लॉन्ग टर्म हमारे सोर्सेज आ सकते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज का हम लोग बात कर सकते हैं, या जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम फंड एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक से हम ले सकें, लोन ले सकें, वो भी फंड रेज करने का एक तरीका होता है। हाँ, उस पर भी हमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जितने भी लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स भी एक तरीके के लोन्स ही होते हैं, जो शेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक, शेयर्स के जैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, बस फर्क इतना हो जाता है कि ये लोन की तरह होते हैं और इसमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है, आपकी लायबिलिटी में आता है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, आप जिन्होंने हमारी शेयर कैपिटल तो ली हुई है लेकिन इनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, तो हमें इन्हें भी पेमेंट करना पड़ता है, इनको डिविडेंड्स देने पड़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है ये लास्ट में इक्विटी शेयर। सबसे लास्ट में अगर किसी को दिया जाता है ना बचा कुचा कुछ भी, यानी अपने प्रोविजंस, मान लो हमें फ्यूचर में एक नया बिजनेस खोलना है, नया कंपनी ओपन करनी है, तो हमने क्या करा है, या हमें कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, छोटी कंपनी एक्वायर करनी है, जैसे आप देख रहे हो ना फेसबुक ने व्हाट्सएप को कर लिया, तो ऑब्वियसली जब इतना फंड हमारे पास आ जाता है तो हम दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये फंड हम क्या करते हैं, रिजर्व्स में बचा बचा के रखते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे होते हैं उसमें हम लोग बचा के रखते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि न्यूज में भी हम लोग सुनते हैं कि इन्होंने यहाँ जमीन खरीदी, आइलैंड खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स ही तो है, और जिनसे आपको बाद में फ्यूचर में अर्निंग्स कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात करी जा रही है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है। तो आई एम पांडे साहब ने सारी लगभग जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, इन्होंने सारे फंड्स की बात करी और उन्होंने बोला है कि इन सबका मिक्सचर, यानी हम सारा पैसा एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, कुछ अपने लिए बचा के रिजर्व्स भी रखेंगे, कुछ हम और प्रोविजंस भी करेंगे, उसमें भी बचाएंगे, डेप्स भी लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बांटेंगे, इक्विटीज भी बांटेंगे, डिवेंचर्स, मतलब इन्होंने कहा है कि सबका मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि कहते नहीं है कि अगर सारी चीजों का मिक्सचर होता है तो कहीं एक से अगर आपको लॉस हो रहा हो, तो आपके पास बाकी सी चीजें तो प्रॉफिट में होती है ना। हमने सारा पैसा अगर हम किसी दूसरी कंपनी में ही लगा देंगे और वो कंपनी डूब गई, तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, सब चीजें थोड़ी थोड़ी, सब चीजों का मिक्सचर तैयार करना है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या उसकी डेफिनेशंस है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं नीड क्यों है, क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर की बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। A firm having a sound capital structure has a higher chance of increasing the market price of the shares। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना क्लास, उन्हीं को, जो अगर मार्केट प्राइस आपका बढ़ता जाता है ना, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। हम लोग सुनते भी नहीं रहते हैं कि आप बहुत सारा अपने स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी टॉप पे इंडिया में तो नेशनल और बीएस एनएससी और बीएससी सबसे ज्यादा चलते हैं, और भी है, टोटल मेरे ख्याल से 8 है। ठीक है, और बाकी रीजनल और ये सब तो बहुत है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि आपका जो मार्केट प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। हम लोग देखते नहीं रहते हैं कि शेयर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनकी शेयर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके शेयर्स के। तो जब बढ़ जाते हैं, जब न्यूज़पेपर में आता है, लोग तब नहीं इन्वेस्ट करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि जब उनको आइडिया लग जाता है कि अब ये सिचुएशन चल रही है, अब इसके शेयर्स बढ़ेंगे, वो तभी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये रिस्क में रहता है कि मे भी नहीं भी बढ़ सकते हैं, या जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना नहीं अगर बढ़े तब। तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हमने दूसरी कंपनियों में भी पैसा लगाया है, तो बहुत हमारी कंपनी को भी जरूरत है उन सारे सोर्सेज की जिससे हमारा फंड रेज हो चुके। ठीक है, इससे हमारे मार्केट शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है, और मार्केट में हमारे हम एक तरीके से हमारी लीड बढ़ती जाती है, और लोग हमारे में ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, लोग हमारे पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, a good capital structure ensures that the available funds are used effectively. It prevents over or under capitalization. ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? जैसे हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन की बात करी ना, जब हम लोगों ने बात करी कि लॉन्ग टर्म हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल रहे, तो या तो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है वो ज्यादा, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, तो जब ज्यादा होती है चीजें तो हम क्या करते हैं, वेस्ट करने लग जाते हैं, है ना, अहमियत नहीं समझते उसकी। और जब हमारे पास अंडर कैपिटलाइजेशन होता है तो क्या होता है, हमें स्कार्स हो जाता, कमी हो जाती है हमें। ठीक है, अगर हम कोई फ्यूचर में कुछ खरीदना चाह रहे हैं, फ्यूचर में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स ही नहीं है, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? ठीक। तो अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रांग है, अच्छा है, डेट इक्विटी और बाकी सारे जो फंड्स जहां से आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके रिसोर्सेज स्ट्रांग हैं, तो क्या होगा ना, आपको ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, और ना यानी एसेट्स बहुत ज्यादा होना, या ना आपको अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स द कंपनी इन इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ हायर रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स। और एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करके देता है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में ट्रस्ट किया है, आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आपकी मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो लोग आप में ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोगों को क्या मिल रहा है, रिफंड्स मिल रहे हैं। जिससे क्या होता है कि ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं और भी दूसरे कंपनीज को, और भी दूसरे कहा जाए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपके हायर रिटर्न्स आ रहे होते हैं। क्यों, आपने कई बार सुना होगा ना कि इस बार हमारे रिटर्न्स या हमारी बैलेंस शीट ने प्रोग्रेस शो करी है, हमारे एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हर कंपनी का एनालिसिस, कभी बिजनेस न्यूज या बिजनेस वाली चीजें पढ़ने, अब तो अ, अगर आप मोबाइल फोन पे भी सुनना चाहो तो पॉडकास्ट आते हैं आजकल। आप लोगों ने नया टर्म सुना होगा ना, पॉडकास्ट। अगर किसी ने सुना हो तो उसमें क्या होते हैं, जैसे मे बी आप लोग सिर्फ स्टोरीज और सॉन्ग्स ही सुनते होगे। ठीक है, तो उसमें इस तरह के पॉडकास्ट भी स्टार्ट हुए हैं जिसमें आप शेयर्स के बारे में अच्छी नॉलेज जान सकते हो, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हायर रिटर्न्स अर्न हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे और स्टेक होल्डर्स उनके आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स कैपिटल while minimizing the overall cost of capital। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल, जो हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्टिव आपको याद हो, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ एसेट्स बढ़ती जाती है, तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अच्छा बेस है हमारा, तो क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एसेट्स बढ़ती जाएंगी, और ओवरऑल जो हमारी कंपनी की कॉस्ट आती है ना, कैपिटल की भी तो एक कॉस्ट होती है। हमने जितना पैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है, हम हमेशा चाहते हैं कि उतना पैसा तो हमें वापस आए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो ये इसको बोलते हैं ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो डेट्स और इक्विटीज और एसेट्स को खरीदने में हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, लोन लिया हुआ है हमने, तो इनकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो हमेशा हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो ये कम तभी हो सकती है जब हमारे शेयर होल्डर्स की, जो कहते हैं ना, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज, उसी की बात करी जा रही है। आगे हम लोग क्लास जब थ्योरीज पढ़ेंगे ना, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को या इक्विटीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर्स की वैल्यू किस तरह से बढ़ाई जाए और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से घटाई जाए। हम लोग किन किन थ्योरीज में अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग नीट के लास्ट पॉइंट पे। A good capital structure provides firm with the flexibility of increasing or decreasing the debt capital as per the situation. अगर हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस होता है ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी, जो कहते हैं ना, डेट्स, जो हमारे क्रेडिट्स हैं, जो हमारे उधार हैं, जो हमारे पास लाइबिलिटी है, उसको हम धीरे धीरे कोशिश ये कर सकते हैं कि घटाते भी जाए। हर कंपनी चाहती है ना कि हमारे पास जितनी लाइबिलिटीज हो वो कम होती जाए। तो हम अगर हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया, यानी बाकी सारी चीजों से अगर हमें अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने डेट्स कम कर लेंगे। और अगर हमें लगेगा कि नहीं, हमें डेट्स की जरूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट छूट भी देती है, ठीक है, तो हम अपने जो डेट्स है वो बढ़ा भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है। तो अगर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर सही है, तो हम अपने डेट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, आपने पहले से डेट्स ले रखा है, तो आप दोबारा से और कोशिश करोगे ना कि हमारे डेट्स ना बढ़े, नहीं तो हमें इसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये तो सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, नीड क्यों क्यों जरूरत है कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो हम लोगों ने बात करी कि किसी भी कंपनी की कॉस्ट, अगर कैपिटल की जो कॉस्ट है उसको घटाने के लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें अपने डेट्स को बढ़ाने या घटाने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे सोर्सेज हैं, फंड्स हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, उनको बेटर करने के लिए हमें जरूरत है, और हमारी मार्केट में वैल्यू बनी रहे, हमारी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहे, हमें इसके लिए भी एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ठीक है, फिर अब हम लोग आ जाते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, एसेंशियल्स। अब क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में मतलब काम आते हैं। ठीक है, कौन कौन से एसेंशियल्स है जो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा काम कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे क्लास होता है ना कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हमने उसको उतना यूज नहीं किया, जैसे हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन्स, जैसे बहुत सारे लोग ले लेते हैं ना, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख के आपने मोबाइल ले लिए। तो हम जिस सिचुएशन में हैं, हम जिस जॉब प्रोफाइल में हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो वॉच में इन्वेस्ट करें, चाहे घड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मोबाइल फोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम ये इन्वेस्ट करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में भी, तो हम इस जानना चाहते हैं कि मिनिमम हमें किसी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे उतने रिफंड भी तो चाहिए, हमें उसका उतना काम भी तो लेना है। ठीक, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, ओवरऑल जो कंपनी का उस कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है ना, उस कैपिटल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, यानी लोन लेने में आपका जितना खर्च हुआ है, या शेयर्स इशू करने में, या डिवेंचर्स इशू करने में, या सरप्लस को सेव करने में, जितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ये जितना पैसा आपने लगाया है, इसको कम से कम कितना किया जाए। ठीक, तो हमेशा एक अच्छा साउंड कैपिटल इसको मिनिमम करने की कोशिश में लगा रहता है। फिर दूसरी जो चीज होती है, रिस्क।
जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप देख रहे हो ना कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है, जल्दी से लॉ चेंज हो रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अवेयर हो रहे हैं लोग, वैसे वैसे हमें चीजों को अपडेट करना जरूरी हो गया है। हम ही लोग अगर यहीं पे ही बात कर ले तो एक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे उसी पैटर्न पे, और चीजें चलती चली आ रही थी, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हम लोगों को क्लासेस दी जाने लगी। फिर अब आप देख रहे हो ना, कोविड के टाइम में आप अपग्रेड करना पड़ा है सिस्टम पूरा का पूरा, और आप ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं इन सब में क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है अलग अलग चीजों के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इस रिस्क को, अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहता है, यानी हमारा पास स्ट्रक्चर सही है, यानी डेट्स और इक्विटीज की चीजें सही सही काम कर रही हैं, तो इन ये जो रिस्क होते हैं ना, हम इनको भाई खत्म तो नहीं कर सकते, हम रिस्क को कभी भी हटा नहीं सकते। जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो चाहे वो बिजनेस रिस्क हो, बिजनेस रिस्क यही होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लॉ चेंज हो गया, ये सारे बिजनेस रिस्क रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। फाइनेंशियल रिस्क यही हो जाता है जब हमें डेट्स हमने बहुत ज्यादा उधार बहुत ज्यादा लिए हुए हैं और हमारे पास उधार को चुकाने के लिए उतना कहा जाए रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे रिस्क हैं हम उनको हटा नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम उसको कम से कम कितना कर पाए। ठीक है। फिर उसके बाद होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी जब होता है ना, बैंकरप्ट हो गई कंपनी की, बैंकरप्ट क्यों होती है, जब हमारी एसेट्स कम हो गई और हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। अगर आप रेशियोज आगे जाके आप पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं ना डेट और इक्विटी का रेशियो, या एसेट्स लाइबिलिटी का रेशियो। तो एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशियो 2:1 होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो आधी होनी चाहिए, और जितनी भी एसेट्स है वो जस्ट उसकी डबल होनी चाहिए। तभी क्या हो सकता है, कंपनी अपने जो लाइबिलिटीज है उसको पेड कर सकती है आसानी से, सॉल्वेंट नहीं होगी, यानी बैंकरप्ट नहीं होगी, नीलाम नहीं होगी। तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो हम कभी भी सॉल्वेंट नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात करी जा रही है सेफर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। हम लोग बात करें, अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो हम कभी भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास इतना सरप्लस है, इतना सेविंग्स है, इतनी सब चीजें हमारे स्ट्रक्चर में हैं, तो हम आराम से किसी भी कंपनी में हम अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या हमारे पास इतने फंड सेव किए हुए हैं हमने, कोई कंपनी जैसे देखा होगा ना आपने, छोटी छोटी कंपनीज जो स्टार्टअप्स होती हैं वो जितनी भी मेजर जो इस तरह के कॉर्पोरेट्स होते हैं उनसे फंडिंग कराना चाहते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, तो हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी। तो बाकी चीजें अगर सही चल रही हो, सारी चीजें सही चल रही हो, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी। ऑब्वियसली जितना सिंपल होती हैं चीजें उतनी इजीली हम उसको टैकल कर सकते हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, कि मान लीजिए आपने बहुत तरह के शेयर्स इशू किए हुए हैं, जो कंपनीज करती हैं रिडीमेबल करती है, रिडीमेबल 10 से 5 साल बाद वापस कंपनी के पास आ जाते हैं, यानी 10 साल तक आप उसको खरीदो बेचो कुछ भी करो, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स वो रिडीम हो जाते हैं, वापस से कंपनी उसको खरीद लेगी। ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं प्रेफरेंशियल वाले, जिसमें प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं लोगों के पास में। ठीक है। इक्विटीज होते हैं, यानी इतने सारे अलग अलग कैटेगरीज के अगर आपने चीजें इशू कर रखी हैं, इतनी अलग अलग चीजें कर रखी हैं, तो सबको क्या करो, एक होता है ना उसको, सबका एक एक्सेस पॉइंट होता है और एक सबका एग्जिस्ट कहते हैं कि एग्जिस्टेंस पॉइंट होता है, कि आपको कितना उस चीज को मेजर करना है, उसको चीज पे कितना ध्यान करना है, कितना फोकस करना है। तो इनको चीजों को सिंपल रखना चाहिए, और जितनी ये सारी चीजें सिंपल रहेंगी, आप उतना ही ज्यादा कहा जाए कि डाउट्स नहीं क्रिएट होंगे, आसानी से आप अपना स्ट्रक्चर रन करा सकते हो, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से काम करेगा। फिर हम लोग बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स। ऑब्वियसली जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारे हमारे कंपनी को अच्छे अच्छे रिटर्न्स आएंगे,
और इन रिटर्न से हमारे जो वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे में और इंटरेस्ट से दिखाएंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे अभी करंट टाइम में हम लोग बहुत सारी कंपनीज ऐसे देखते हैं ना, जैसे जियो में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, भाई जियो वाले बहुत प्रॉफिट करके दे रहे हैं। ठीक है। ऑयल में लोग बहुत कर रहे हैं क्योंकि उसके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, मतलब काफी सालों से। या गोल्ड में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अभी क्या आ रही है, आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इनकी इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये जितने भी हैं, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है मैक्सिमम कंट्रोल। अब चीजें सिंपल रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी। अच्छा, फ्लेक्सिबल वाला एक छूट गया था ना। अ, जितनी सिंपल रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी, उतना ज्यादा हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर आप कहते हैं ना कि अगर हमने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं कितने परसेंट के किए, अगर हम उन्हें प्रॉपर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। अगर हम अच्छी तरीके से चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने जो शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरह है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज बार बार छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, आपने कंपनी का एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर एक जो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारी कंट्रोलिंग को स्ट्रांग रखता है। फिर ये जो पॉइंट है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है हम कभी भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, कभी भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर लें, या हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें या हम कम इन्वेस्टमेंट कर लें। तो इन इस तरह की चीजों के में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड होगी। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट स्लाइड में है अट्रैक्टिव रूल्स। ये आजकल के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना, सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों में भी इतनी अट्रैक्टिव चीजें डाल दी जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सेल, आप कुछ जब भी हम मॉल जाते हैं तो आप देखते होंगे कुछ चीजों में तो परमानेंट आपको सेल मिलती है। तो जब परमानेंट आप देखते हो ना, भले ही वो 1%, 2% की दें, 10% की दें, अप टू लिख देते हैं, अप टू 50%, तो आप इतने अट्रैक्टिव चीजें रखते हो ना कि अगर कोई नहीं भी परचेज करना चाह रहा है तब भी वो एटलीस्ट एक बार विजिट तो कर ही लेगा कि भाई ये क्या नई चीज है, अच्छा ये कुछ नया आया है। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स या इन सबको चीजें प्रोवाइड कराती है ना, तो इतनी अट्रैक्टिव चीजें रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ये जरूर चाहते हैं कि सबके खरीद रहे हैं, ऐसा करते हैं यार एक तो खरीद ही लेते हैं इस कंपनी का भी शेयर, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करके देखते हैं। तो ये एक एक करके भी बहुत हो जाता है। तो एक अच्छा साउंड जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रूल्स रेगुलेशंस को बहुत अट्रैक्टिव बना के रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें इंटरेस्टेड हो। फिर है फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि जब भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड होगा इट मींस कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बात करी थी ना कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग रखती हैं हर साल। साल में एक मीटिंग होना कंपलसरी है, 6 महीने पे भी हो सकती है, 3 महीने पे भी हो सकती है, लेकिन एक तो होनी कंपलसरी है ही। वो इसलिए क्योंकि उस मीटिंग में आपका क्या एजेंडा है, उस मीटिंग में आपको बताना पड़ेगा मार्केट में क्या शेयर वैल्यू है, तो ये कहीं ना कहीं एक लीगल रिक्वायरमेंट है। फिर इसी तरह ऑडिटिंग यानी कंपनी की स्कैनिंग, तो चाहे वो इंटरनल हो रही हो चाहे वो एक्सटर्नल हो रही हो, ये भी कंपलसरी होता है। ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग होना कंपलसरी है। ऑडिट एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ऑडिट में क्या करते हैं कि चेक करना होता है कि आपकी कंपनी के अकाउंट्स अप टू द मार्क है, आपकी कंपनी में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है। ये सारी चीजें मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स, या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इतना डाउन पेमेंट्स हैं, इतने चार्जेस हैं, इतनी ये सारी चीजें, ये आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो या नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं लॉयल शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली जब जैसी जो आपकी साउंड कैपिटल है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके शेयर होल्डर्स पे। और आपका आपका एक अच्छा लॉयल शेयर होल्डर आपके और शेयर होल्डर्स भी आपको कनेक्ट करके देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी।
एक पर्सन आपके कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, फिर वो खुद ही बताता है यार इस कंपनी का प्रोडक्ट लो, ये बहुत बढ़िया है। सेम इसी तरह शेयर होल्डर्स भी करते हैं। फिर लास्ट है एडिक्वेट लिक्विडिटी। एडिक्वेट लिक्विडिटी मीन्स हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कैश रिक्वायरमेंट। हर कंपनी को अपनी डेली जो टास्क रूटीन टास्क होते हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको उसके जो डेली रूटीन के काम होते हैं, क्योंकि उनको कैश की नीड होती ही होती है। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ हम अपने पास कैश रिजर्व्स में भी रखेंगे जिसमें जिससे हमारी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ओके क्लास, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कशन किया, उसकी सारी चीजों के बारे में जो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे साउंड बनाती हैं, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास, आज का लेक्चर। आप सब, आई होप आप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी क्लास सेक्शन यस के मैम। साथ। ओके, थैंक यू क्लास।